हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी आरओ एआरओ, स्टेट पीसीएस, एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसके लिए अभी हमने संविधान को पढ़ना शुरू किया है, यानी हमने पॉलिटी को पढ़ना शुरू किया है। पॉलिटी का लगभग आधे से ज्यादा सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इन क्लासेस का पीडीएफ चाहिए या हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ आपको वहां पर सैटरडे और संडे के दिन मिल जाया करेंगे। तो हमने इसके पहले कंप्लीट किया था वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति चैप्टर को। आज हमें पढ़ना है मंत्री परिषद और प्राइम मिनिस्टर को। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आप इसे एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और आप हमेशा गलत करके आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक कई बार स्किप कर दिया जाता है, आपको पढ़ाया नहीं जाता है। तो इसको हमें ठीक से समझना है। देखिए, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इसके हेड होंगे पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद के हेड होंगे पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर। जब हमने प्रेसिडेंट चैप्टर को पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो राष्ट्रपति होते हैं या जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कोई भी कार्य अपने स्वविवेक से यानी अपनी इच्छा से नहीं करते हैं। बहुत ही कम काम ऐसे हैं जो वो अपने स्वविवेक से करते हैं। बाकी ज्यादातर काम वो मंत्री परिषद या प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर करते हैं। यानी जो भी कार्य प्राइम मिनिस्टर या मंत्री परिषद करने के लिए राष्ट्रपति से कहती है वही काम राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पर भी आर्टिकल 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसके हेड बनाए जाएंगे पीएम या प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए, यहीं पर आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी याद रखना है, यानी संविधान संशोधन भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपसे बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से ये तय कर दिया गया था कि लोकसभा या विधानसभा के 15% से ज्यादा सदस्यों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो यहाँ पर लोकसभा में भी और विधानसभा में भी दोनों के लिए सेम है। 15% से ज्यादा सदस्यों को यहाँ पर मंत्री या मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा और मिनिमम यहाँ रखा गया है कि 12 मंत्रियों से कम मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। लेकिन यहीं पर एक एक्सेप्शन रखा गया है, अपवाद रखा गया है दिल्ली को। दिल्ली विधानसभा में 12 से कम मंत्री हो सकते हैं, बाकी विधानसभाओं में 12 से कम मंत्री नहीं होंगे। और इसके अलावा 15% से अधिक सदस्यों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये जोड़ा गया था 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से। मूल संविधान में ये बात शामिल नहीं थी। पहले कितने भी सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता था। इसके बाद आर्टिकल 75 का 1 हमें पढ़ना है, यानी आर्टिकल 75 में कई सारे सब क्लॉज दिए गए हैं। तो आर्टिकल 75 में कौन सी बात पहले नंबर पर लिखी गई है? इसमें लिखा गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यानी इसमें सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे, उनका इलेक्शन नहीं होगा। सबसे पहली बात इसमें आपको यही याद रखनी है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं, उनका इलेक्शन नहीं होता है। और अपॉइंट किसके द्वारा किए जाएंगे? तो ये प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट या नियुक्त किए जाते हैं। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर इसके बाद अब आपके मन में सवाल आएगा कि जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो तो हर बार इलेक्शन के बाद ही यानी चुनाव लड़ने के बाद ही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारे देश में प्रधानमंत्री के लिए कोई भी चुनाव नहीं करवाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। अब यहाँ पर राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को
प्रधानमंत्री नहीं बना सकता है कि ऐसे ही किसी को उठाया और प्रधानमंत्री के पद पर बैठा दिया। इसके लिए उस व्यक्ति को या तो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए या तो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जिस भी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा उसको या तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या तो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। और मान लीजिए वह किसी भी सदन का यानी या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, यानी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, तो उसे 6 महीने के भीतर भीतर इनमें से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी, तभी वह आगे प्राइम मिनिस्टर अपने पद पर बना रहेगा, नहीं तो उसे प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा दिया जाएगा। यही सेम प्रोसेस होता है किसी भी मिनिस्टर के लिए। कोई व्यक्ति अगर मिनिस्टर बनना चाहता है यानी मंत्री बनना चाहता है तो प्रेसिडेंट ही मिनिस्टर की यानी मंत्री परिषद की भी नियुक्ति करते हैं। सारे मंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि इन व्यक्तियों को ये मंत्रालय दिया जाए, इन व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाए, और फिर उनको अपॉइंट करते हैं यानी नियुक्त करते हैं प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर देखिए किसी भी सदस्य को अगर प्रधानमंत्री बनना है या किसी भी सदस्य को अगर मंत्री बनना है तो उसे या तो लोकसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी या तो राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी, और अगर वह किसी सदन का सदस्य नहीं है तो फिर उसे 6 महीने के भीतर भीतर इनमें से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना काफी नहीं है, इसके लिए एक और शर्त दी गई है कि लोकसभा में जिस दल को या जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा उस दल के ज्यादातर मेंबर किसी व्यक्ति को अगर अपना नेता मानते हैं तो ही उस व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर बैठा सकते हैं, यानी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। तो देखिए वह व्यक्ति जिसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा वो लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य हो सकता है, लेकिन जिस भी दल को या जिस भी पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा उसके सभी सदस्य इसे अपना नेता मानना चाहिए। इसके सभी सदस्यों की सहमति होनी चाहिए कि इस व्यक्ति को हम अपना नेता मानते हैं, इसे प्रधानमंत्री बना दिया जाए। फिर फर्स्ट केस तो ये है कि किसी दल को या किसी पार्टी को अगर लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसके नेता को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। अब मान लीजिए किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो फिर इस केस में जो प्रेसिडेंट है वो किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। तो सेकंड केस होता है अगर किसी भी पार्टी या किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तो फिर जिस गठबंधन को बहुमत प्राप्त होता है यहाँ पर उसके नेता को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। गठबंधन का मतलब क्या होता है? बहुत सारी छोटी छोटी और बड़ी पार्टियां मिलकर के एक गठबंधन बना लेती हैं, उसमें जो भी नेता उनका चुना जाता है उसे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। जैसे यहीं पर देखिए यूपीए और एनडीए ये दोनों गठबंधन है, इस समय के सबसे बड़े गठबंधन है। आपको पता होगा कांग्रेस इनकी सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें छोटी छोटी कई पार्टियां मिलकर के यूपीए गठबंधन इन लोगों ने बनाया है। और इसके अलावा एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, और इसमें कई सारी और छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर के एनडीए गठबंधन बनाया है। तो एनडीए के जो नेता हैं वो वर्तमान में चुने गए हैं, प्रधानमंत्री जिनको बनाया गया है नरेंद्र मोदी को, इसके बाद ही राष्ट्रपति ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जिस भी व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा वह लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त करने वाला दल है उसका नेता होना चाहिए। सदस्य वह किसी का भी हो सकता है, चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, और अगर दोनों का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर भीतर इनमें से किसी एक सदन का सदस्य उसे बन जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए राज्यसभा का सदस्य 1966 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो वो पहले राज्यसभा की ही सदस्य थी, इसके बाद फिर उन्होंने बाद में लोकसभा का चुनाव लड़ा था और फिर इसके बाद लोकसभा का चुनाव जीत करके वो प्रधानमंत्री बनी थी। तो देखिए ये आर्टिकल हमने कंप्लीट कर लिया। आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 का एक
आर्टिकल 75 के 2 में लिखा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है। ये संविधान में ऐसा लिखा गया है कि जो प्रधानमंत्री होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करेगा। यानी प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कभी भी उसके पद से हटा सकते हैं। जब तक प्रेसिडेंट की मर्जी है तब तक ही प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रहेंगे। ये होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करने का मतलब। लेकिन ये बात संविधान में लिखी गई है, पर व्यवहार में ऐसा नहीं है। व्यावहारिक तौर पर जब तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है तब तक वह अपने पद पर बना रहता है, उसे राष्ट्रपति के द्वारा हटाया नहीं जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल कितना होता है या प्राइम मिनिस्टर कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। आपसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं 5 साल, 6 साल, 2 साल, 4 साल या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पीएम और सभी जो मंत्री होते हैं वो पद ग्रहण करते हैं। आर्टिकल 75 के 3 में लिखा गया है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि अगर सामूहिक रूप से उत्तरदायी आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। लेकिन यहीं पर अगर आपसे व्यक्तिगत तौर पर पूछ लिया जाए तो व्यक्तिगत तौर पर अभी हमने देखा था प्राइम मिनिस्टर और सभी मंत्री पर्सनली जो होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। और अगर सामूहिक रूप से पूछा जाए कि मंत्री परिषद में मंत्री और प्रधानमंत्री ही आते हैं तो इनडायरेक्टली मंत्री परिषद या प्राइम मिनिस्टर या मंत्री कहने का मतलब सेम ही है। तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मंत्री और प्रधानमंत्री यानी पूरी मंत्री परिषद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद और देखिए ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है कि जब तक मंत्री परिषद या जब तक पीएम को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक ही अपने पद पर बने रहेंगे। अगर लोकसभा में इनका बहुमत समाप्त हो जाता है तो फिर मंत्री परिषद अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, पीएम भी अपने पद से हटा दिया जाएगा। इसलिए ये सभी कार्यों के लिए सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। ये बात लिखी गई है आर्टिकल 75 के 3 में। आर्टिकल 75 के 4 में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री और मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष पद की शपथ लेते हैं, यानी इनको शपथ दिलाने का काम करते हैं राष्ट्रपति। ये बात आपको याद रखनी है। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है या मंत्री परिषद को शपथ कौन दिलाता है या मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति इन सभी को शपथ दिलाने का काम करते हैं। आर्टिकल 75 के 4 में ये बात लिखी गई है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से रिलेटेड ये बातें हमने समझ ली। अब आर्टिकल 76 में लिखा गया है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के पद के बारे में। अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड आपसे कई सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपको 2-3 पॉइंट है, इनको याद कर लेना है यहीं पर। बाद में हम आयोग पढ़ेंगे जब और महत्वपूर्ण पद पढ़ेंगे तो वहां पर हम डिटेल से इसे समझेंगे। लेकिन यहाँ से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, 4-5 प्रश्न बनते हैं, तो उन सभी को यहाँ पर याद कर लीजिए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल के पद का जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है। तो आर्टिकल 76 आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल के पद का जिक्र किया गया है। फिर इसमें कहा गया है कि जो महान्यायवादी होंगे या अटॉर्नी जनरल होंगे या एजी होंगे, एजी इनको शॉर्ट फॉर्म में कह दिया जाता है, तो जो एजी होंगे या अटॉर्नी जनरल होंगे या महान्यायवादी होंगे उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी।
ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी बनाएंगे जिसमें योग्यता हो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की। फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण करते हैं। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब इन्हें पद से हटा सकते हैं, जब भी इनका मन हो तब ये इनको पद से हटा सकते हैं। अब एजी का काम क्या होता है? अटॉर्नी जनरल को किस लिए नियुक्त किया जाता है? तो ये सरकार के प्रथम विधिक सलाहकार होते हैं, यानी सरकार को कभी अगर किसी तरह की कानूनी सलाह चाहिए तो ये सलाह देने का काम करते हैं महान्यायवादी। और इसके अलावा देश में कहीं पर भी अगर सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा चलाया जाता है, कोई भी मुकदमा किसी भी कोर्ट में अगर इस देश के अंदर चलाया जाएगा सरकार के खिलाफ, तो उसकी सुनवाई करने का काम करते हैं महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। ये इतने पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं, सभी पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 78 में लिखा गया है कि पीएम अपने और मंत्री परिषद के सभी कार्यों की जानकारी प्रेसिडेंट को प्रदान करेंगे। अब आर्टिकल 77 इम्पोर्टेंट नहीं है, आपसे कभी भी उससे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। उसमें ये बताया गया है कि मंत्री किस तरह से अपना ठीक से काम करते रहे, इसके लिए नियम बनाने का काम करेगा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। इतनी सी बात उसमें लिखी गई है और वहां से आपसे कभी भी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो उसको हम स्किप कर देंगे। आर्टिकल 78 पढ़ेंगे। आर्टिकल 78 में लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर की ये जिम्मेदारी होती है, उसका ये कर्तव्य होता है कि वो प्रेसिडेंट को अपने और इसके अलावा जो मंत्री परिषद होती है उसके कार्यों की जानकारी समय समय पर प्रदान करे। तो फिर प्रधानमंत्री के कार्य कौन कौन से होते हैं? ये मंत्री परिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करने का काम करता है। आपको पता है मंत्री परिषद का हेड होता है पीएम, तो ये मंत्री परिषद की अध्यक्षता करने का काम करता है। मंत्रियों को मंत्रालय का बंटवारा करने का काम करता है। लोकसभा का नेता होता है, तो इसलिए किसी भी सदन में जाकर के बोल सकता है। इसके अलावा लोकसभा को अगर भंग करना है तो लोकसभा को भंग करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि आप लोकसभा को भंग कर दिया जाए। इसके बाद ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं। इसके अलावा जो कैग होता है, कैग का मतलब होता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। हमने ये पढ़ा था प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में। तो इसकी अगर नियुक्ति करनी है या एजी जो अटॉर्नी जनरल अभी हमने पढ़ा इनकी नियुक्ति करनी है, या यूपीएससी के जो हेड होते हैं चेयरमैन होते हैं इनकी अगर नियुक्ति करनी है तो इसके लिए नाम की सिफारिश करते हैं प्राइम मिनिस्टर। जिस भी व्यक्ति के नाम की सिफारिश इन पदों के लिए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाएगी उन्हीं को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं इन पदों पर। तो ये काम करते हैं प्रधानमंत्री। तो अब देखिए इसके अलावा कुछ और पॉइंट हमें प्रधानमंत्री के बारे में याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। पदेन अध्यक्ष का मतलब क्या होता है कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उस व्यक्ति को अपने आप ही नीति आयोग का अध्यक्ष भी मान लिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीए जो है, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके भी अध्यक्ष होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं और तीनों सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख होते हैं। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तीनों सेनाओं का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो आपको पता है हमने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि तीनों सेनाओं का संवैधानिक प्रमुख होता है या सर्वोच्च प्रमुख होता है या सर्वोच्च सेनापति होता है प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, तो तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, यहाँ कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए।